करा स्टार्ट करा, सुनो। हाँ देखो, करंट अफेयर्स मतलब ये आज की से, लेकिन जो काल घटनाक्रम घटी ना पूरी, वह करंट अफेयर्स है। तो पहली चीज तो है कि जो भारतीय मौसम विभाग से पहले क्वेश्चन क्वेश्चन का आधार पर देख लेना कि भारत में गर्मी का जोखिम निर्धारित करने के लिए एक हीट इंडेक्स जारी किया जा रहा है। ये हीट इंडेक्स किस विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा? क्वेश्चन क्या है कि किस विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा? तो ये हीट इंडेक्स भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। किस विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा? भारतीय मौसम। अच्छा, हीट इंडेक्स में देखा क्या जाएगा कि जो गर्मी से जो जोखिम पैदा होता है उसको निर्धारित किया जाएगा। और ये विभाग कौन सा विभाग निकाल रहा है? भारतीय मौसम विभाग। थोड़ा सा भारतीय मौसम विभाग के बारे में देख लेते हैं कि आईएमडी, इसको आईएमडी भी बोलते हैं ना, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, मतलब कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी करके चले गए थे। ठीक है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसके अधीन एक एजेंसी है। पृथ्वी ये विज्ञान मंत्रालय है, उसके अधीन एक एजेंसी है ना, उसके अधीन एक एजेंसी है। ये मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विभाग के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। आप लोगों को सुबह सुबह पता चल जाता है या 2 दिन पहले मोबाइल में पता चल जाता है कि 2 दिन बाद में तेज हवाएं आने वाली है या राजस्थान में बरसात होने की उम्मीद है ना। ये जानकारी कौन देता है? भारतीय मौसम विभाग। कौन देता है? भारतीय मौसम विभाग। ये पूरा आकलन, सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके पास में, पूरे मौसम की, तापमान की, अल नीनो ला नीनो, जितना भी पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनको एनालिसिस करता है। उनको एनालिसिस करने के बाद में बताता है कि ये मौसम, ये जो हवाएं हैं, ये कितने देर में किस स्पीड से जा रही है, और इस स्पीड से जा रही है तो राजस्थान में कब तक पहुंच जाएगी, और राजस्थान में इनकी गति क्या होगी। ये सब कुछ जानकारी कौन देता है? भारतीय मौसम विभाग, है ना। ये सब कुछ जानकारी, और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। इसके जो अभी महानिदेशक है, एम महापात्रा है। कौन है? एम महापात्रा। इसको जरूर याद रख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से पूछे नहीं पूछे, ये जरूर पूछ लेगा। तो आईएमडी के महानिदेशक कौन है? एम महापात्रा। कौन है? एम महापात्रा। दूसरा है कि भारतीय पर्यटन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है ना। तो ये किया जा रहा है मुंबई में। कहां पे किया जा रहा है? मुंबई में। मुंबई में किया जा रहा है। इसके बारे में देखो कि जो भारतीय पर्यटन सम्मेलन है, ये G20 की अध्यक्षता के तहत एक पहल है। आपको पता है कि जो G20 ग्रुप्स ऑफ 20 है ना, 20 देशों का एक संगठन है। G20 क्या है? 20 देशों का एक संगठन है, और 20 देश वो देश हैं जो लगभग लगभग पूरी दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया है उसके 80% इकोनॉमी का हिस्सा रखते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया में यदि 200 देश हैं और 200 देशों के पास में 100 रुपए हैं, तो इन देशों के पास में 80 रुपए, बाकी देशों के पास में 180 देशों के पास में केवल 20 रुपए, और लगभग 85% जनसंख्या इनके पास में। इतने पावरफुल देश है G20, और उस ग्रुप की अध्यक्षता करने जा रहा है भारत इसी साल 2023 में। कौन करने जा रहा है? भारत। और इसी के तहत एक पहल अपनाई गई है, भारतीय पर्यटन सम्मेलन। कौन सा? भारतीय पर्यटन सम्मेलन। अच्छा, G20 के अध्यक्षता के तहत एक पहल है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 17 से 19 मई को आने वाली है। वहां पे एक विश्व का पहला, भारत का पहला वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 17 से 19 मई को। G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत साहब। इसको जरूर याद रख लेना। G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत साहब। कौन है? अमिताभ कांत साहब। G20 2023 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? भारत। कौन करने वाला है? भारत। कौन करने वाला? भारत। आगे देखो, भारत और मिस्र विदेश कार्यालय की परामर्श बैठक का आयोजन या संपन्न कहां की गई? तो ये की गई है काहिरा में। कहां पे की गई है? काहिरा में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय एयरटेल, जो अपने एयरटेल कंपनी है ना, उसने श्रीलंका की एक कंपनी है उसके साथ में विलय पत्र समझौता हासिल किया है। ये समझौता किया है। विलय पत्र का मतलब होता है
कि जो श्रीलंका की एक कोई कंपनी थी इन चारों में से, उस कंपनी को एयरटेल भारती में मिला लिया है ना। जैसे कि वोडाफोन आइडिया थी, दोनों ज्वाइंट हो गई और अब क्या बन गई, वीआई बन गई है ना। वैसे ही उस कंपनी को डायलॉग एक्सिटा, क्या कंपनी का नाम क्या है, डायलॉग एक्सिटा, इस कंपनी को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया है, शामिल कर लिया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय एयरटेल ने श्रीलंका की किस कंपनी के साथ विलय समझौता हस्ताक्षर किया है। तो कौन सी कंपनी है, डायलॉग एक्सिटा। क्या नाम है, डायलॉग एक्सिटा। कहां की कंपनी है ये, श्रीलंका की। कहां की कंपनी है, श्रीलंका की। अगला देखो, 49वें जेम्स एंड ज्वेलरी पुरस्कार सम्मान समारोह कहां आयोजित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है आपके मुंबई में। कहां पे किया जा रहा है, मुंबई में। जेम्स एंड ज्वेलरी पुरस्कार सम्मान क्या होता है, तो देखो अपने भारत में जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा कारोबार होता है। और अपने देखो विदेशों से पैसा कब आएगा, जब अपन विदेशों को या दूसरे देश को माल बेचेंगे, है ना। अब अपने पास में देखो हीरे सोना चांदी ज्यादा तो है नहीं, उतनी खपत तो अपने खुद के देश में हो जाती है। तो अपन दूसरे देशों से कच्चा माल लाकर, जैसे कि ईरान से तेल खरीद लिया, है ना, अफ्रीका से हीरा ये सोना खरीद लिया, और उनको लाकर कच्चा सोना लाकर, है ना, उसको ज्वारात बनाकर ज्वेलरी बनाकर वापस उन्हीं देशों को या दूसरे देशों को बेच देते हैं। तो उसकी कीमत बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। अरे अपन मान लो कि मार्केट से कुछ भी लेके आए, नॉर्मल चीज, है ना, गेहूं लेके आए, अपन गेहूं बेचने जाते हैं, या अपन मूंगी बेचने जाते हैं, तो कितने क्या भाव जाता है, बोरी जाती है 7,000, है ना, 8,000। या अपन सरसों बेच के आते हैं 5,000 की जा रही है, और उसी को तेल निकाल के खल निकाल के बेचा जाता है अपने को ही वापस। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर, खड़ बहुत हाई पाई रेट है। तो इसी को प्रसंस्करण प्रक्रिया बोलते हैं, है ना, और यही भारत करता है। तो जो लोग, है ना, प्राइवेट कंपनियां सबसे ज्यादा माल बेचता है ना विदेशों को, तो उनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये कहां पे किया जा रहा है, मुंबई में। और ये सम्मान प्रोग्राम किया जाता है GJEPC के द्वारा। इसका पूरा क्या नाम है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा ये प्रोग्राम किया जाता है, मुंबई में किया जा रहा है। और इसमें क्या किया जाता है, जो शीर्ष रत्न और आभूषण निर्यातक होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। क्या किया जाता है, तो शीर्ष मतलब कि सबसे ज्यादा रत्न और आभूषण दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा, क्या जाता है, ताकि लोग प्रमोट हो, है ना, मोटिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा माल बेचे। ज्यादा माल बेचेंगे तो डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो अपन दूसरे देशों से और माल खरीद सकते हैं। जैसे मान लो आप अपन अभी कोई ईरान से तेल खरीदे या रूस से कोई दूसरा सामान खरीदे या फ्रांस से राफेल खरीदा, तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पे रुपया चलता है, वहां पे रुपया नहीं चलता है, डॉलर में लेन देन होती है या फिर सोने चांदी में लेन देन होती है। तो ज्यादा तो डॉलर में ही होती है। तो वहां पे डॉलर, अपने पास डॉलर कब आएगा, जब अपन दूसरे देशों को माल बेचेंगे, वो हमें डॉलर देंगे, तब डॉलर आएगा। तो इसी प्रकार से ये काम किया जाता है। मार्च 2023 के लिए थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति घटकर 29वें महीने के किस निचले स्तर पर आ गई है। तो ये इसका उत्तर है 1.34%। अब देखो दो तीन चीजें आपके दिमाग में कौन रही होगी कि थोक मूल्य क्या है, पहली बात तो। दूसरा है क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति क्या होती है ना। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में आ रही होगी। मुद्रास्फीति तो कहते हैं महंगाई दर को। किसको बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में महंगाई दर को। जैसे कि मान लो कि मैंने इस साल 100 रुपए की चीनी खरीदी, कितने रुपए की, 100 रुपए की चीनी खरीदी। आज ही के दिन अगले साल मैं इस चीनी को बेचूं तो कितने रुपए में बिकती है, ये होती है मुद्रास्फीति। मान लो अगले साल इसी दिन 106 रुपए में बिकी है, कितने रुपए में बिकी, 6 रुपए में, 106 रुपए में बिकी। तो जो मुद्रास्फीति रेट है वो क्या है, 6% है। क्या रेट है, 6% है। इसको कहते हैं मुद्रास्फीति, है ना, या इंग्लिश में बोले तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रा यानी रुपया, पैसा, उसको जो मूल्य है उसमें गिरावट आ जाना, मूल्य के रुपए में गिरावट आई ना। देखो इधर जो चीज पहले 100 रुपए की मिल रही थी उसका मूल्य घटकर 6 रुपए घट गया और कितने हो गया, 106 रुपए हो गया। तो इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति।
और इसको देखो ये अभी कितनी रह गई, 1.34 थोक मूल्य आप खुद ही देखते होंगे है ना, मालपुरा के मार्केट में होंगे बहुत सारे लोग थोक मूल्य विक्रेता, थोक विक्रेता है ना, या खुदरा विक्रेता, दो नाम पढ़ते होंगे, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता। खुदरा विक्रेता मान लो कि आपको आधे किलो चीनी लानी है, पाव भर चाय लानी है ना, ऐसे आधे किलो चाय ये मिर्ची लेके आनी है। जो खुला सामान लाते हैं उसको तो बोलते हैं रिटेलर या खुदरा विक्रेता, और जो थोक में बेचते हैं कि नहीं आधा आधे किलो से मतलब लो कट्टो ले जा, तो उसको बोलते हैं थोक मूल्य। तो थोक मूल्य है ना, उस पे मुद्रास्फीति रेट घटी है और वो कितनी रह गई है, 1.34%। कितनी रह गई है, 1.34%। देखो अगला है 13वां पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है, तो ये किया गया है बर्लिन में। कहाँ पे किया गया, बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो होता क्या है, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2009 में जलवायु हुआ था, जलवायु कार्यक्रम हुआ था, जलवायु सम्मेलन हुआ था। जलवायु सम्मेलन क्या होता है कि जलवायु जो अपने मौसम है, आपको पता है कि देखो अभी अभी कल मैं कोई देख रहा था डायलॉग है ना, शॉर्ट वीडियो आते हैं उसमें देख रहा था कि पुराने जमाने की बात है, मई के महीने में कड़ाके की गर्मी पड़ा करती थी है ना, तो अभी बिल्कुल ठंड पड़ रही है, लग ही नहीं रहा कि यार मई का महीना चल रहा है। तो ये जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, जो मौसम में अकालीन परिवर्तन हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, इससे पूरा मौसम का जो वायुमंडल होता है उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। इस बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए, और ये बैलेंस बिगड़ क्यों रहा है, अपन जो वायु प्रदूषण करते हैं इसकी वजह से बैलेंस बिगड़ रहा है ना। जो मौसम जिस समय आना चाहिए वो उस समय नहीं आ रहा है, कभी तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है और अभी 30 को भी पार नहीं कर रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जलवायु सम्मेलन किया जाता है ना भाई, पूरी दुनिया मिलके इसके लिए पेड़ लगाएं, जो जलवायु प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल करें। जैसे कि मोटरसाइकिलों में जो इंजन का यूज किया जाता है उसको कम ये अच्छा किया जाए है ना, बेहतर इंजन का यूज किया जाए। और देखिए अपने जो हवाई जहाज रहते हैं, तो ना हवाई जहाजों में जो यूज किया जाता है ईंधन, उनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, तो उनको मान लो दूसरी गैस का यूज किया जाए। अपने जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें पहले फ्रीज होता है ना, फ्रीज, उसमें पहले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसी गैसों का यूज किया जाता है, तो उनको कंट्रोल किया जाए। इनको नियमित करने के लिए पूरा विश्व एक जगह बैठता है और बातचीत करता है कि नहीं नीतियां चेंज की जाए हर देश में। 2009 में एक ऐसी मीटिंग हुई थी जर्मनी में, बर्लिन में है ना, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, वहां पे मीटिंग हुई और वो मीटिंग पूरी तरीके से असफल रही। क्या रही, असफल रही। वहां की चांसलर है अंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर कौन है, अंजेला मर्केल। जैसे अपने प्रधानमंत्री होता है वैसे जर्मनी में चांसलर होता है। तो चांसलर ने पहल स्टार्ट की कि नहीं यार ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी है ना, ऐसे तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और उन्होंने 2010 में पहली बार पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का सम्मेलन बुलाया। तो 2010 में इसकी स्थापना हुई। काम क्या है इसका, जलवायु संबंधी कार्यवाही की उन्नति पर केंद्रित अनौपचारिक उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चा करना। ठीक है, वही जो मैंने बात समझाई है 2009 में, ये मैंने समझा दिया। लगभग संवाद में इस बार लगभग 44 आए, कितने आए, 44 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया है। कितने सदस्य देशों ने, 44। ये तो 11वें सदस्य 11वां सम्मेलन हुआ था उसकी बात है। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राजस्थान में कितने फूड स्ट्रीट वेंडर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। तो राजस्थान में 4 फूड स्ट्रीट वेंडर की स्थापना की जा रही है। पहली बात तो फूड स्ट्रीट वेंडर होता क्या है ना, देखो अभी राजस्थान में या पूरे भारत की बात की जाए तो भूखमरी के स्तर पर बांग्लादेश से पीछे चला गया है भारत। बहुत चिंता की और बहुत बुरी बात है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से पीछे है अपन भूखमरी में, है ना। मतलब कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी ज्यादा लोग अपने भारत में भूखे सोते हैं, ये कंडीशन है भारत की। तो भूखमरी। दूसरी बात, कई लोगों को खाना तो मिलता है लेकिन पौष्टिक खाना नहीं मिलता है, तो कुपोषण की वजह से कई सारी बीमारियां हो जाती है ना, एनीमिया जैसी बहुत सारी
बीमारियां हो जाती है। तो इन बीमारियों को, इन कुपोषणों को और इस भूखमरी को कम करने के लिए स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट वेंडर बनाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। और पूरे भारत में 100 फूड स्ट्रीट वेंडर बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? कितने? 100 फूड स्ट्रीट वेंडर बनाए जाएंगे। उसमें से 4 राजस्थान में बनाए जाएंगे। 4 कहां पे बनाए जाएंगे? राजस्थान में। इनमें सब कुछ फैसिलिटी होगी, मतलब कि पूरा मोहल्ला बसाया जाएगा, जिसमें आपको ताजा सब्जियां, अच्छे पौष्टिक आहार, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अपने एक एजेंसी है फसाई, है ना, फसाई नाम करके एक एजेंसी है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जितने भी मानक है उन सब का प्रयोग किया जाएगा। आरओ का अच्छा शुद्ध पानी मिलेगा, हाथ धोने के लिए साबुन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और केंद्र सरकार इसके लिए 1 करोड़ रुपए देगी। कितने देगी? 1 करोड़ रुपए देगी। इस 1 करोड़ रुपए मतलब कि आप भी खोल सकते हो, मैं भी खोल सकता हूं, कुछ शर्तों के साथ में। इस 1 करोड़ रुपए में जो रेशियो है 60-40 का है। 60-40 का मतलब ये है कि 1 करोड़ में से 60 लाख रुपए तो देगी केंद्र सरकार, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40 लाख रुपए देगी स्टेट गवर्नमेंट। कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें रेशियो कितने का है? 60-40 का। आपसे मोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा तो पहली बात तो ये पूछेगा कि फूड स्ट्रीट वेंडर किस मिशन के तहत चलाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। इसके तहत कितने देश में कुल कितने फूड स्ट्रीट वेंडर लगाए जाएंगे? तो 100। राजस्थान में कितने लगाए जाएंगे? 4। इससे ज्यादा डीपली नहीं जाएगा। इससे ज्यादा डीपली जाएगा तो ये 60-40, ये तो जो बड़े एग्जाम होंगे ना, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीईटी तक में भी नहीं जाएगा। हाँ, सीईटी ग्रेजुएशन में जा सकता है इतना डीपली, वरना और में नहीं जाएगा। तो ठीक है, आप निश्चिंत रहो। आगे देखो, आगे क्या है कि औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है? तो इजराइल के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? इजराइल के साथ हुआ है। अगला है कि अमेरिका कक्षाओं में, एक है ना, अमेरिका में कक्षाओं में अपने जो किताबें चलती है, किताबें में आपकी कहानियां आती है। इन कहानियों में अमेरिका क्या करता है कि भारत, सभी देश करते हैं, कुछ कहानियों को, कुछ रचनाओं को प्रतिबंधित कर देते हैं कि नहीं, इनको किताबों में या कहीं पर भी पब्लिश नहीं किया जाएगा, है ना। तो अमेरिका में एक किताब है, अभी अभी एक किताब है, मिल्क एंड हनी। क्या नाम है? मिल्क एंड हनी। इस किताब को पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कक्षाओं में इन किताब का पब्लिशन नहीं, मतलब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, ये किताब बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसका लेखक कौन है या लेखिका कौन है? रूपी कौर। कौन है? रूपी कौर। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने को नहीं मिला, टाइम नहीं मिला कुल मिला के, लेकिन इसमें कहा गया है कि, अब मुझे पता नहीं है ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा था मैंने न्यूज में और थोड़ी डिटेल पढ़ी, तो इसमें जो यौन शोषण के ऊपर ये किताब लिखी गई है, महिलाओं के साथ में जो यौन उत्पीड़न होता है ना, उसके ऊपर ये किताब लिखी थी। इस रूपी कौर ने कई बार खालिस्तान, अभी 2000, ये पिछले साल खालिस्तान पे कोई ट्वीट किया था, तो इसका ट्वीट अकाउंट ही बंद कर दिया था भारत सरकार ने। तो ये रूपी कौर बहुत ज्यादा विवादों में रहती है। अब क्या पता ये सही है या नहीं है, और वैसे भी लेखक और कवियों का दिमाग चौथे आसमान में चलता है, तो आपको इतना ज्यादा गहराई में जाना नहीं है। बस किताब का ध्यान रखना, मिल्क एंड हनी किसके द्वारा लिखी गई है? रूपी कौर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? रूपी कौर के द्वारा। ये आपका आज का करंट अफेयर्स था, ठीक है ना। एक बार वापस देख लेना, मैं ग्रुप पे थोड़ी आ गया, आ गया